जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हमारे साथ काफी दिनों के बाद व्यलोक जी दरभंगा से जुड़े हुए। व्यलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्ते। ज्योतिर्मय के सभी दर्शकों, श्रोताओं, बंधुगणों को प्रणाम। प्रणाम साहब। एक बहुत ही साधारण सवाल पूछना है। जी। कुछ दिन पहले तक हम नीतीश कुमार जी को देख रहे थे मोदी जी के पैर पकड़ते हुए। लगभग 3 या 4 मौके ऐसे आए जब नीतीश जी ने मोदी जी के घुटनों पर हाथ लगाया और बाकायदा सबके सामने ऐसा करते हुए दिखाई दिए। उसका बवाल भी मचा। लेकिन पिछले 1 महीने में ऐसा क्या हुआ, और ये भी कह चुके थे कि अब हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि वहां से खबरें आने लग गई कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। और ऊपर से आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं वो कह रहे हैं दरवाजे बंद है, खटखटा मत देना, बहुत मारेगी। साहब, ये चल क्या रहा है बिहार में? उम्मीद तो थी कि सुधर जाएगा मामला। यहाँ तो पलटू राम, ये बात मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी को पलटू राम नहीं कह सकते। बाकी जो दल हैं वो इधर से उधर हैं। बस नीतीश कुमार जी उस गद्दी पर मजबूती के साथ बैठे हुए हैं। मैं उस चीज का समर्थन करता हूं। अब बाकी दल पलटी क्यों मार रहे हैं, ये बताइए। कहां से ये खबरें आती हैं? कौन प्लांट करता है? कौन बताता है? कौन बता रहा है कि नीतीश कुमार पलटू मार रहे हैं? भाई, कल ही उनकी गृह मंत्री से मुलाकात हुई है। इससे पहले भाई लोगों ने यह भी उड़ा दिया था कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों से मिलेंगे। कितने मिले कितने नहीं मिले ये सबको पता है। राहुल विंची तो चले गए वियतनाम अपने परिवार से मिलने। भाई, कहने को वियतनाम गए हैं, उधर से कोलंबिया जाएंगे या कहाँ जाएंगे किसको पता है। उनके विदेशी दौरों और उनकी माताजी के रहस्यमय बीमारी का तो कोई खुलासा होता नहीं है। भले ही 10 साल से ये सरकार भी है, लेकिन इन दोनों चीजों का खुलासा नहीं होता है। जैसे कि वाड्रा की किसानी का खुलासा नहीं होता है कि वो कितना बड़ा किसान कहाँ से बन गया और कैसे बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि कल उनकी गृह मंत्री से मुलाकात हुई है और आपने जो बयान दिया है वो उन्होंने 2 दिन पहले फिर से दोहराया कि आई एम नॉट अ फूल, द मिस्टेक आई कमिटेड ट्वाइस, आई वोंट रिपीट दैट अगेन। ये 3 दिन पहले कहा है और अंग्रेजी में कहा है। तो आप समझ लीजिए, एक बिहारी जब अंग्रेजी बोलता है तो उसकी गुणवत्ता बहुत बढ़ जाती है, भार बढ़ जाता है, अर्थवत्ता बढ़ जाती है। अगर बिहारी ने अंग्रेजी में कुछ कहा है तो इसका मतलब कि ही इज ब्लडी वो डैम सीरियस सीरियस। भी है। बहुत सीरियस है, बहुत मेरा सीरियस है दोस्त है, तभी। मेरा दोस्त है मेधा व्रत, वो पटना में ही है। वो कहता है कि अगर बिहारी अगर अंग्रेजी में बोल रहा है तो एक तो वो सीरियसली बोल रहा है क्योंकि जोर लगा के बोल रहा है, और दूसरा वो सही बोल रहा है क्योंकि उसके पास गलत बोलने के ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। नहीं, और बिहारी अंग्रेजी बोल रहा है इसका मतलब वो गुस्से में भी है। हाँ, गुस्से में भी है। वो सामान्यतः मतलब अगर बिहारी को कहीं बाहर झगड़ा होता है तो वो क्यों अंग्रेजी बोलने लगता है? क्योंकि वो गहरे वो कॉलोनियल हैंगओवर है कहीं ना कहीं। वैसे तो हम सभी भारतीय अंग्रेजी बोलने लगते हैं अपनी बात को अगर। अच्छा, हम क्यों हिंदी बोलते बोलते अचानक कोई अंग्रेजी का मुहावरा बोलते हैं? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सामने वाले को ये लगेगा कि इसकी बात में वजन है। हम क्यों और दूसरी बात, कालिदास को अंग्रेजी कोट में करने बोलकर की गालियां जगह भी निकल जाए ना तो सीरियसली नहीं लेता आदमी। तो कोई सीरियसली नहीं लेता है। तो इसलिए हालांकि भाई, अब जो दिल्ली मुंबई के लड़के हैं या हमारी उम्र के लोग जो हैं उनके लिए अंग्रेजी बहुत स्वाभाविक है, राइट। लेकिन बिहारी के लिए अंग्रेजी स्वाभाविक नहीं है। ही लर्न्स इट। हम लोगों को सीखनी पड़ी है अंग्रेजी। भाई, मैं जब जेएनयू गया था 12वीं के बाद, तो 12वीं तक पूर्णतः हिंदी माध्यम का विद्यार्थी था। अब विद्यार्थी शब्द मेरे लिए कितना सहज है, मैं बहुत आसानी से बोलूंगा। लेकिन आप आजकल के किसी जेनजी वाले के सामने विद्यार्थी बोल दीजिए, वो चौंक जाएगा, क्योंकि उसके लिए स्टूडेंट सहज है। तो अंग्रेजी इतनी घुसी है, इतना हमारा कॉलोनियल हैंगओवर है।
तो चलिए पहले, अब ठीक है थोड़ी देर इस पर बात हो गई, लेकिन मतलब ये सब बात भी होनी चाहिए। नीतीश वितीश पर तो हम लोग करते ही रहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा गंभीर है और उनको ये पता है कि इस बार दल बदल का कोई फायदा है नहीं। भाई एक राजनेता के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? उसका फायदा ना। वो कोई भी कदम उठाता है, वो अगर किसी की मरनी में भी जा रहा है, आप देख लीजिए, तो वो ये सोच के जाता है कि इसकी मरनी में जाने से मुझे फायदा है कि नहीं है। आप मनमोहन सिंह का ताजा उदाहरण लीजिए। कांग्रेसी लोग बेचारे की शव यात्रा तक में शामिल नहीं हुए। तो यहां तो मरनी में भी नेता सोच के जाते हैं कि यहां फायदा है कि नहीं है। तो फिर ये तो पूरा राजनीतिक भविष्य है साहब। अभी वो मान लीजिए आरजेडी में ही चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? शीशा थू थू लेदर जो होनी है होगी ही। आरजेडी इस बार तीसरी नंबर की पार्टी रहेगी, ये भी तय है। क्योंकि आरजेडी को एक तो वैसे ही जनता नकार चुकी है। लालू का करिश्मा अब नहीं है तो बात नहीं है। आप आपके मेरे लिए, कोर्ट के लिए लालू चारा चोर हैं, घोषित अपराधी हैं। लेकिन बिहार की एक जनता है जिसके साइकी में लालू हैं। भाई लालूवाद पनप गया वहां, लालू को कल को भारत रत्न देने की मांग उठेगी, ये सब होगा। जैसे आप उत्तर प्रदेश में मुलायमवाद मुलायम यादव गया, जबकि दस्यु थे भाई साहब, एनकाउंटर के लिए यूपी की पुलिस निकली थी। तो ये सब खैर फिर विषयांतर हो गया। लेकिन नीतीश कुमार का कोई फायदा नहीं है अभी पलटने से, इसलिए वो पलटेंगे नहीं। दूसरे, अभी उनका प्लेट फुल है भाई। अभी छात्र उतरे हुए हैं सड़क पर, अभी वो आज उतरेंगे, उतरने के साथ स्थिति की समीक्षा करेंगे। उनके पास 3-4 विरोधी दल हो गए हैं। प्रशांत किशोर अभी तो आरजेडी का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन 3 महीने बाद क्या करेंगे, 4 महीने बाद क्या करेंगे, कौन जानता है। तो नीतीश कुमार फिर से, अंग्रेजी में वो क्या कहते हैं, हिज प्लेट इज फुल। वजन लाने के लिए मैंने भी अंग्रेजी बोली, राइट। तो उनका उनका पूरा अभी कार्यक्रम भरा पड़ा है भाई। अभी उनके पास इस सब के लिए फुर्सत नहीं है। और क्यों? फायदा नहीं है ना बॉस। कोई फायदा हो कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बने रहेंगे, तो क्यों पलटी मारेंगे भाई? उस समय तो पलटी मारी कि उनको प्रधानमंत्री बनना था। भाजपा से वो दोनों बार जो अलग हुए हैं भाई साहब, दोनों बार उनको सपना आया ना कि आप अब देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। नीतीश को पीएम मटेरियल कह देने पर भाई साहब भाजपा के नेता की दुर्दशा हो गई, याद होगा आपको। सुशील मोदी के पर क्यों कतरे गए? अब तो स्वर्गीय हुए, लेकिन क्यों कतरे गए, क्यों राज्यसभा में भेज दिया गया? उनको नीतीश में पीएम मटेरियल दिखा हुआ था, जबकि ये मोदी के आने से पहले की बात है। मोदी 14 में आए हैं, उन्होंने 13-13 में ये बात कही थी। तो तब तक तो मोदी कहीं परिदृश्य में नहीं थे। लेकिन ये राजनीति है, बड़ा महीन काटती है। तो नीतीश का फायदा नहीं है। मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। इंडी अलायंस ने उनको धोखा दे ही दिया है। तो विकल्प क्या है उनके पास? विकल्प ये है ना कि बहुत शानदार तरीके से मुख्यमंत्री बने रहते हुए पूरी अपनी चौकसी में। अरे भाई वो डीजीपी बदल रहा है साहब, 7 डीजीपी उन्होंने बदले हैं परसों। जो व्यक्ति पलटने वाला होगा वो इतने प्रशासनिक रद्दोबदल करता है क्या? उसको पता है ना कि फिर सरकार आनी है जानी है क्या, और ऐन मौके पर करता है क्या इतना बड़ा फेरबदल? नहीं करता है। तो ये जो लगाया जा रहा है, जो लॉजिक लगाया जा रहा है, वो ये लॉजिक लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो जानबूझकर बीजेपी के लोगों के पर कतर रहे हैं, क्योंकि शायद बीजेपी के अध्यक्ष ने एक स्टेटमेंट दिया था कि नीतीश
अगर बीजेपी की फुल फॉर्म की सरकार आ जाती है तो मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होना चाहिए। ये स्टेटमेंट जो है असली जड़ इसे माना जा रहा है। उसके बाद जो जो भी कहानी है वो रची जा कौन रही है। लोग हैं ये, कौन लोग हैं? फिर से अरे मैं वही बीजेपी के बात अध्यक्ष। कहूंगा, ये मैं फिर से वही बात कहूंगा, नहीं वो तो मैं आपको बता रहा हूं अभी कि ये लॉजिक नहीं, इलॉजिक है, इलॉजिकल बात है ये। और अब इसको जरा डिसेक्ट कीजिए, इस पूरे वाक्य को और पूरे घटनाक्रम को मैं डिसेक्ट करता हूं, डिकंस्ट्रक्ट कर देता हूं आपके लिए और दर्शकों के लिए। सम्राट चौधरी ने यह बयान कब दिया था? जब सम्राट चौधरी ने यह कसम भी खाई थी कि पगड़ी तब तक नहीं उतारूंगा जब तक नीतीश को हटा नहीं दूंगा। आरजेडी थी सरकार में, तो उस समय किसने क्या कहा उसको लेकर ये लोग करेंगे क्या? नीतीश कुमार ने क्या क्या कहा है वो भी तो देखा जाएगा। उनके छुटभैया नेताओं ने, नीरज कुमार ने, उनके प्रवक्ताओं ने क्या कहा है। एक प्रवक्ता तो खैर उनके बीजेपी में ही आ गए, अजय आलोक। तो देखिए, ये 13 महीने पहले का आप कोई बयान लाके उसको अभी से जोड़ के और अभी अगर करना चाहते हैं तो ये कंटेंट की कमी के लिए आप कर रहे हैं, ये समझा जा सकता है। और ये 16 सेक्टर 16 का जो मीडिया है वो यही करता है, जिसके लिए राष्ट्रीय का मतलब एनसीआर भी नहीं है साहब। राष्ट्रीय चैनल का मतलब जिसके लिए वो 2.5 किलोमीटर का एरिया है, बस वहीं तक उसकी दुनिया है। और 12x12 का वो जो एसी चैम्बर है उसका, उसको ये पता ही नहीं है कि बिहार में हो क्या रहा है, बिहार में अभी क्या चल रहा है। क्योंकि उसको ब्रेकिंग करनी है, क्योंकि उसको व्यूज पाने हैं, उसको लाइक्स पाने हैं। यूट्यूब ने वैसे ही धंधा बैठा दिया है। अब कौन न्यूज चैनल देखता है साहब? एंटरटेनमेंट चैनल अब देखता कौन है? तो उस पर जो चुनौती है वही लोग इस तरह का कि चलो ये हल्ला करो, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगता है, हो जाता है। लेकिन नेताओं को ये आजकल तो, मैं तो पीआर का भी काम कर चुका हूं साहब, तो मैं तो नेताओं को देखता था, कई बार उनको हवा भी नहीं रहती थी और ट्विटर पर वो ट्रेंड कर रहे होते थे और उनको पता ही नहीं है कि अरे उनके नाम पर ये सब खेल हो गया है। ये भी होता है। तो 13 महीने पहले का बयान था वो सम्राट चौधरी का। उन्हीं सम्राट चौधरी का बयान ये भी है कि विद इन अ वीक ये बयान है कि हम सब लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और वो बैठक एनडीए की थी। ठीक ये जो 2 दिन से सरगर्मी हुई है ना, उसके ठीक 1 दिन पहले वो बैठक हुई है। और उसमें सम्राट चौधरी के साथ साथ बीजेपी, जेडीयू के अलावा एनडीए के छोटे मोटे सारे दल थे। जीतन मांझी थे उस बैठक में। तो जीतन मांझी तो खुद भी एक कंटेंडर है ना। आपने चिराग पासवान की कोई बयानबाजी सुनी? नीतीश कुमार तो खैर सबके मैं चचा हैं, इसलिए तो वो तो बयान देते यहाँ नहीं है। यही पूछना चाहूंगा कि इस टाइम पर चिराग पासवान के नाम का भी एक नाम की भी हवा उड़ी हुई है कि चिराग पासवान चुप हैं, वो लालू के लाल से पींगे बढ़ा रहे। हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लालू के लाल से पींगे बढ़ाने का मतलब क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली नीतीश कुमार का की पारी ये आखिरी हो सकती है, चलो कम से कम सेकंड लास्ट है। उसके बाद लालू के लाल के सामने बिहार में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है चिराग पासवान को सपोर्ट करने के अलावा। और चिराग पासवान और मांझी दो तो ऐसे हैं जो बीजेपी को, जब कांग्रेस रिजर्वेशन के मामले में हमला करती है तो यहां पर वो ये दोनों खड़े होते हैं तो बच जाते हैं, बीजेपी बच जाती है। बिहार में ऐसा ही हुआ। आरक्षण का जो मामला था वो बीजेपी मतलब बीजेपी के खिलाफ बिहार में नहीं चला, क्योंकि ये दोनों खड़े हुए थे और मजबूती के साथ खड़े हुए थे। तो इन दोनों के मांझी और पासवान, चिराग पासवान, अब चिराग पासवान के चाचा को लेके भी शोर मचा रहता है कि जी वो भी कुछ, हालांकि इलेक्शन आ रहे मैं मानता हूं बहुत बड़े सारे शोर मचेंगे, लेकिन चिराग पासवान की कहानी भी समझाइए। जो अपने आप को मोदी जी का हनुमान कह रहे थे, आजकल वो इतने चुप चुप क्यों हैं? कोई बात तो नहीं है? तो क्यों बोलेंगे, अनावश्यक क्यों बोलेंगे? क्या अभी वो हैं? वो भाई एक जिम्मेदार पद पर है ना, मंत्री है ना, उनके मंत्रालय की कोई बात होगी तभी तो वो बोलेंगे। कि सब लोग गिरिराज सिंह तो है नहीं।
भाई राजनीति में सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है, आप समझिए इस बात को। गिरिराज सिंह ने वो यात्रा बिना आला कमान के हरी झंडी के नहीं निकाल दी होगी, बिना बैठक के नहीं निकली होगी वो यात्रा, लेकिन बीजेपी आधिकारिक तौर पर उसके निरपेक्ष थी। उसी तरह चिराग पासवान अपनी गंभीर छवि बना रहे हैं, और लालू के लाल के साथ वो व्यक्ति क्यों जाएगा जिसके मन में कहीं ना कहीं सीएम बनने की महत्वाकांक्षा है? जरा ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ा तर्क मुझे कोई समझा दे। मजबूरी होगी तो जीतन मांझी और चिराग पासवान जाएंगे ना भाई, एकदम जब कोई ये नहीं रहे। अभी तो उनको लग रहा है कि बीजेपी में कोई नेता नहीं है, हालांकि बीजेपी कहती है कि ये अफवाह उड़ाई गई है, हमारे पास तो नेताओं की कतार दर कतार है। और सचमुच उसके पास 8 नेता हैं, 10 नेता हैं। बीजेपी में जितने कुनबे उतने नेता, उतने कैंप। तो कहने का मतलब यह है कि चिराग पासवान भी क्यों जाएंगे? मैं फिर से उसी तर्क पर कसूंगा कि उनका फायदा क्या है। अभी अच्छा मिनिस्ट्री मिली हुई है, बिहार के चुनाव में क्या होता है नहीं होता है, कहीं डिप्टी सीएम बन के ही पारी का आगाज शुरू करें और अगले चुनाव में तक उनको तैयार करके सीएम बना दिया जाए। नीतीश कुमार की सेकंड लास्ट वगैरह पारी नहीं खेल रहे हैं, वो एकदम आखिरी पारी खेल रहे हैं और उनको पता है। इसीलिए वो हो सकता है कि बीच में किसी को बेटन दे दें या तैयार करें या कुछ भी कर रहे हैं। अभी बीच में वो अपने बेटे के साथ कई बार देखे गए हैं, उससे भी अब स्पेकुलेशंस का क्या है, उससे भी लगाइए कि जेडीयू में वो ले आएंगे अपने बेटे को, कौन उनको स्वीकार करेगा भाई? जिस व्यक्ति का आज तक राजनीति से नाता ही नहीं रहा, जिसका अपने पिता की परछाई से भी नाता नहीं रहा राजनीतिक, क्योंकि वो व्यक्ति अभी भी बाजार में आपको टहलता हुआ मिल जाएगा और वो न सुरक्षा है न कुछ है, कोई तामझाम नहीं है उनके पास। तो अचानक से राजनीति में अब वो जमाना नहीं है ना कि संजय गांधी को आप ला दो या राजीव गांधी को और जनता और पार्टी उसको स्वीकार कर लेगी। अब तो सवाल होते हैं, और कोई नहीं तो सोशल मीडिया पर तो आपका जीना मुहाल कर ही दिया जाएगा। तो वही बात है कि राजनीतिक फायदे पर तोलिए इस चीज को। अभी बिहार का क्या माहौल है, एक स्थिर माहौल है। नीतीश कुमार अंबेडकर के मसले पर कुछ नहीं बोले, तो आपको लगता है कि मतलब उससे बड़ा कोई मुद्दा था? अगर उनको भागना होता है तो उससे बड़ा मुद्दा नहीं था, बना तो दिया ही था कांग्रेस ने ना मुद्दा है। अब वो आप देते रहिए सफाई, देते रहिए, वो झूठ क्यों ताकतवर होता है? झूठ ताकतवर थोड़े होता है, झूठ पहले बोला जाता है और इतनी तेजी से इतनी बार बोला जाता है कि वो सत्य को ढक लेता है। आप दिखाते रहिए पूरा क्लिप, दिखाते रहिए भाषण, लेकिन वो जो 19 सेकंड की क्लिप थी उसने काम कर दिया, और उसकी क्यों नहीं फैक्ट चेकिंग होगी ना कुछ होगा, क्योंकि उनका एक सिस्टम है, इको सिस्टम है जो एक साथ प्रहार करता है। आपका सिस्टम क्या है कि एक व्यक्ति योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा होगा तो दूसरा कहेगा कि सरदार पटेल बहुत अच्छे थे। वो अगर किसी को बर्बाद करना चाहेंगे तो एक साथ हमला करते हैं। हमारे यहाँ, आपके यहाँ कोई ऐसा इकोसिस्टम है नहीं। अब उसके क्या कारण हैं, क्या हैं, ईगोज हैं, या ऐसी कोई कोशिश ही नहीं हुई, कभी किसी ने कोई फॉर्मल मंच ही नहीं बनाया। मतलब कुछ भी हो सकता है, या सामंती समाज से हम लोग आते हैं इसलिए ऐसा हो गया है विकसित। ये सारी बातें सोचने की हैं गुरु। ये असलियत में सिद्धांतों में और व्यवहारों में कंफ्यूज्ड हैं, राइट। सिद्धांत और व्यवहार में कंफ्यूज्ड हैं, मेरा ऐसा मानना है। दूसरा, जिस संगठन की बात करते हैं, संगठन अंदर से इस समय पर खोखला होता जा रहा है, हमें मानना पड़ेगा। दूसरा, असलियत में पूरे का पूरा अगर चुनाव मैनेजमेंट चुनाव जीता जा रहा है तो एक वो नारे, एक तो लीडरशिप स्ट्रांग है, टॉप लीडरशिप स्ट्रांग है। दूसरा, नारे ऐसे जोशीले दे दिए गए हैं जो रिवाइव करने में हेल्प कर रहे हैं।
और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका विपक्ष जो है वो आपस में लड़ रहा है, वरना अंदर से एक खोखलापन इन संगठनों के अंदर भी है। अभी भी ये उस चीज को समझने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं यार हम नारा दे के सब चीजें खड़ी कर लेते हैं, तो किसी ऐसे सिस्टम को या इकोसिस्टम को क्यों खड़ा किया जाए जो हमारे लिए सरदर्द क्रिएट कर दे, ना चाहते हुए भी। क्योंकि मुझे ऐसा इधर का जो इकोसिस्टम बनेगा वो तो आपके मतलब एकदम पीछे होगा नहीं, उसको तो आपकी भी आलोचना का विषय आएगा तो वो कर देगा, और करते हैं लोग। ऐसा तो नहीं है ना, चाहे मतलब चुप्पी कुछ संगठन साध लेते हैं, लेकिन अधिकतर जो दक्षिणपंथी हैं वो तो सरकार को भी धोने से परहेज नहीं करते हैं अधिकांशतः, कि भाई ये आपने गड़बड़ किया या ये आपने क्यों नहीं किया। शायद ये भी एक वजह है। एक मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन अंतर के पूछना था एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, यहां मतलब ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन इंडी अलायंस है वो कहां खड़ा हुआ है? देखिए, कांग्रेस तो बिहार में है नहीं ना, कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस विलुप्त हो चुकी है। कांग्रेस के नाम पर आरजेडी का ही विस्तार जो है वो जो है, तो वो तो आरजेडी ही है बेसिकली। तो आरजेडी की हालत ये है कि अभी बहुत बुरी स्थिति में है वो, और वो इनफैक्ट हो सकता है कि तीसरे स्थान पर ही रहे, क्योंकि पहले दूसरे पर बीजेपी और जेडीयू रहेंगे। मतलब ये भविष्यवाणी नहीं है, ये अभी तक की जो सच्चाई है, जो जमीन है उस पर। क्योंकि एक तो उनके पास लालू जैसा करिश्माई नेता नहीं है, फिर तेजस्वी में वो डायनामिज्म है ही नहीं, मोटे हो गए हैं, उतनी तेजी से दौड़ भी नहीं पाते हैं, उनका कोई एक कल्ट नहीं विकसित हुआ है। यूथ ही अगर उनसे जुड़ना चाहे तो क्यों जुड़ेगा, वो ऐसे यूथ लीडर भी नहीं हुए। तेज प्रताप से बल्कि यूथ जुड़ जाएगा भाई, नाटक ही सही, लेकिन जुड़ने के लिए समझ रहे हैं भाई, वो वृंदावन वासी बन जाता है कभी कुछ, उसकी युवाओं में एक है उपस्थिति है, तेजस्वी की नहीं है। तो और ऊपर से पीके जिन लोगों को तोड़ रहे हैं और जिस वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं वो आरजेडी का है। इतना आरजेडी का है कि आरजेडी ने बाकायदा लेटर निकाल के कहा है कि हमारे कोई भी सदस्य इस पार्टी में न जाए, ये फ्रॉड है। और किसी पार्टी के लिए तो आपने ये संदेश नहीं जारी किया है। तो आरजेडी मुश्किल में है। तीसरे अब कोई पुराना कद्दावर नेता भी नहीं बचा है, और जो नई पीढ़ी है वो, और इनको तो इनके सलाहकार ले डूबेंगे तेजस्वी को, जैसे राहुल बाबा को ले डूबे हैं वैसे ही इनको भी ले डूबेंगे, इनके अभी के जो सलाहकार हैं। अब मैं आपसे सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन जो पूछना चाहूंगा कि चुनाव का बिल्कुल फरवरी में बच जाएगा जहां तक मुझे लगता है, फरवरी मार्च में, और बिहार में खूब जम के उठापटक हो। आने वाले समय में बिहार का चुनाव किस जुगलबंदी पे और किन आधारों पर, किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, और इसमें प्रशांत किशोर फैक्टर और ये जो आरपी क्या नाम है बिहार पीएससी का जो मामला है ये कहां तक दिखाई देगा? भाई साहब, ये एक सवाल अगले एक अलग वीडियो का आपने पूछ लिया है और कह रहे हैं कि 3-4 मिनट में इसका जवाब देना होगा। कैसे वो होगा? ये तो आपने इतना बड़ा चलो सवाल जितना पूछ लिया संभव है हो। भाई। देखिए, बीपीएससी का मसला तो 5-7 दिन में सुलझ ही जाएगा। वो तो सरकार कुछ करेगी, कुछ स्टूडेंट्स करेंगे, बीच का रास्ता निकल ही जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार इस चुनावी साल में ये सब पंगा नहीं लेंगे भाई। स्टूडेंट सबसे बड़ा वोट बैंक है ना आपका, उसके खिलाफ आप जाएंगे ही नहीं। तो नीतीश कुमार के आने का सबको इंतजार है। हम लोग जब बात कर रहे हैं तो शायद वो पहुंच भी गए होंगे। तो उनके सामने पहला तो प्लेट में यही नमूना रखा जाएगा कि इस पर क्या करना है। कल मुख्य सचिव से भी मिल चुके हैं लड़के, राज्यपाल से समय ले रहे थे, मिले या नहीं ये मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये सब हो चुका है। तो एक मुद्दा तो ये हुआ। प्रशांत किशोर को देखिए, जनता उस तरह से नहीं ले रही है जितना वो समझ के चले थे,
क्योंकि बिहारी जनता केजरीवाल टाइप आइटम्स पे बहुत त्रस्त रहती है। यह अलग बात है कि दिल्ली में बिहारियों ने ही केजरीवाल को बिठाया, यह अलग बात है कि बिहारियों ने राबड़ी देवी को अपने माथे पर बिठाया, बर्दाश्त किया, जंगल राज झेला और अब फिर तेजस्वी को कर रहे हैं। ये सब कुछ है बिहारियों में, लेकिन उनकी राजनीतिक जो गणित है वो कम से कम इस सब तरह के समीकरणों में नहीं फंसेगी। वो तेज गणित लगाते हैं। इसलिए आप देखिए कि पिछले 2 या 3 चुनाव से विधानसभा और लोकसभा का आप रिजल्ट देखिए, बिल्कुल अलग होता है। वही जनता, वही वोट देने वाली, क्यों ये मामला क्या है, क्यों हो गया कि भाई विधानसभा में उसी भाजपा को आप हरा दे रहे हैं या तीसरे स्थान पर रख रहे हैं, और वही लोकसभा में आप भाजपा को 40 में 39 दे दे रहे हैं, 38 दे दे रहे हैं। तो बीपीएससी का मसला हो या पीके हो, इन दोनों का अभी तक तो बहुत सीन क्लियर नहीं है। अभी यही है कि जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी में मुकाबला है, सीधी सी बात इतनी सी है अभी फिलहाल की। उसके बीच में ये सब मसला आएगा, बनता रहेगा। अभी पीके ने कदम रखा है भाई, क्यों? बस अच्छा देखिए, हमारे युग की रफ्तार इतनी बढ़ी है कि कल को एक नेता आया और वो नेता भी नहीं है भाई, मतलब गजब। सोशल मीडिया ने एक नेता क्रिएट किया। देखिए हम कितने, इस पर एक अलग वीडियो आप कीजिए मेरे साथ, मैं आपको बिल्कुल मनोवैज्ञानिक बातें बताऊंगा। एकदम हम लोग दर्शन की उड़ान लेंगे कि आप देखिए हम कितने वर्चुअल वर्ल्ड में चले गए हैं कि प्रशांत किशोर नेता बन गए हैं। काहे के नेता हैं भाई? कौन सा आंदोलन किए हैं? किस बात पर उन्होंने वक्तृता दी है? सोशल मीडिया में एक कल्ट बनाया उन्होंने और उसके बाद पैसा जमा किया हुआ निकाला कहीं से और टेंट सिटी लेकर चलने लगे, और उसके बाद 3 महीने बाद उनको नेता घोषित कर दिया आपने। तो ये तो यार बड़ा अच्छा है। अब तो अंबानी नेता क्रिएट करेगा, अदानी नेता क्रिएट करेंगे। अब तो ना बाहुबल की जरूरत, ना किसी चीज की जरूरत, सोशल मीडिया, मीडिया और पैसा, टेंट सिटी लेके हम चल देंगे कि भाई चलिए बिहार को बदलना है, यूथ पावर है। तो कहने का अर्थ यह है गुरुजी कि फिलहाल बिहार में राजनीतिक जो कुश्ती है वो बस जेडीयू बनाम आरजेडी की है। भाजपा हमेशा की तरह सहयोगी दल की भूमिका में है, रेफरी की भूमिका में है, और अब लगता भी नहीं कि इस बार वो कुछ करने के मूड में भी है। हाँ, कुछ ड्रास्टिक हो जाए और भाजपा कुछ असाधारण कदम उठा ले, एक तो ये, या फिर जनता ही अचानक से बीजेपी को उतना सीटें दे दे, तो ये सब अभी इफ एंड बट्स के इसमें है। फिलहाल चचा उर्फ नीतीश कुमार जी बिल्कुल हिलने डुलने वाले नहीं हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अभी रहेंगे अगले चुनाव तक, इसी गठबंधन के साथ रहेंगे, कहीं वो नहीं जा रहे हैं। और फिलहाल बीपीएससी के छात्रों का मामला तूल पकड़ रहा है और नीतीश कुमार की पुलिस ने गलती की है, उसको सुधारेंगे कैसे ये देखने वाली बात। नीतीश कुमार का पॉलिटिकल चातुर्य इसी में दिखेगा कि वो इस मुद्दे को कैसे टैकल कर रहे हैं। अगर वो ढंग से बरत ले गए अपने खास नीतीशीय स्टाइल में, क्योंकि वो अंत समय पर पंच करने के लिए जाने जाते हैं नीतीश कुमार, आपको उनके चेहरे से, उनके बयान से, किसी चीज से अंदाजा तक नहीं होगा कि ये आदमी कुछ ऐसा करने जा रहा है। तो अब वो क्या करते हैं, क्योंकि विपक्षी दल तो हाथ पैर धो के पड़े ही हुए हैं भाई, इस ठंड में एक गर्मा गर्म मुद्दा मिल रहा है, उसको कौन दल छोड़ेगा? आप नेता होते तो छोड़ देते क्या? कोई नहीं छोड़ता ना। तो विपक्षी दल तो वो करेंगे ही। लेकिन अब इसमें भाजपा की दुर्गति होती है। देखिए
भाजपा के पास उसका मतलब विद्यार्थी परिषद को तो बाकायदा भाजपा से रिलेट कर ही दिया जाता है ना। अब यह अलग बात है कि विद्यार्थी परिषद 1949 में बना, भाजपा 80 में बनी, ये सब है, लेकिन आप एक विचार परिवार के हैं, इतने में तो कोई ये दिक्कत नहीं है। आप संघ से रिलेटेड हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोल नहीं पाते हैं, भाजपा के नेता कुछ नहीं बोल पाते हैं, कुकुर कुकुर करके रह जाते हैं, और इससे उनका वोट बैंक बिगड़ता है। नीतीश जी का तो कोई वोट बैंक है ही नहीं भाई, 2% वोट बैंक है, वो उसी में प्रसन्न रहते हैं। और उनको पता है कि संतुलन के लिए नीतीश कुमार का होना बहुत जरूरी है। इधर जाए तो इधर पलड़ा झुका देते हैं, इधर जाए तो इधर झुका देते हैं। तो नीतीश अपनी कीमत समझते हैं, इसलिए आप देखिए कि उनको कोई हड़बड़ी नहीं है अपनी पार्टी के बारे में किसी। वो तो है कि भाई मेरी जिंदगी मेरा समय, उस समय तक पार्टी, उसके बाद जेडीयू की विरासत का क्या होता है वो उनके चेले चपाटे तय करेंगे। लोहिया के सही मायनों में अगर कुछ हद तक चेले हैं तो नीतीश कुमार ही हैं, कि इनके पास भी व्यक्तिगत संपत्ति वगैरह बहुत कुछ नहीं रहेगी। अब इस पर डिबेट हो सकता है कि भाई राजगीर में ये की है तो वहां महल बना लिए तो क्या, ठीक है, 15 साल 17 साल वो व्यक्ति रहा है, लेकिन अभी तक बेदाग है उसका शासनकाल, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। तो आप सोचिए कि बरता तो है ना बंदे ने, एकमात्र बेटा है, उसको दूर रखा तो है। तो इसलिए नीतीश क्या करते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा विद्यार्थियों के मसले पर। इसके अलावा फिलहाल बिहार में कोई मसाला नहीं है सर आपने, इसके अलावा बिहार में कोई मसाला नहीं है। तो वो बहुत सारे वो मसाला खोजने वाले खोजते रहे, लेकिन सबसे बड़ा मसाला बीपीएससी है, और उस पर नीतीश कुमार क्या करते हैं ये एकमात्र इशू है, और कोई मसला नहीं। चलो अभी एक्चुअली क्या है ना, बिहार के अंदर चुनावी बिगुल बजा नहीं है, मसाले बहुत सारे निकल के आने वाले हैं, और वो जो मसाले निकल के आएंगे उस हिसाब से फिर आपको परेशान करते रहेंगे, आपसे डिस्कशन करते रहेंगे। बेलोक जी आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आगे भी हमें ऐसे ही टाइम मिलता रहेगा। बहुत अच्छे से आपने समझाया। मैं जाने से पहले यही कहूंगा, बेलोक जी का अपना चैनल है बेलोक वाणी, उसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे चैनल ज्योतिर्मय ग्लोबल और कर्मण्य तीनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। बेलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।